नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री। अपन ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं और ब्रिटेन के संविधान में अपना टॉपिक है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह आती है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहली बात है कि इसका पद जो है वो विकसित पद है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ है। सबसे पहले एक राजा हुआ करता था 1721 में, जॉर्ज फर्स्ट। उसको चूँकि पद वंश परंपरा के आधार पर मिला था, उसको ब्रिटिश राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, तो उसने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, रॉबर्ट वॉलपोल नाम के व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आप इस मीटिंग की अध्यक्षता कर लिया करें और जो भी डिसीजन हो मुझे बता दिया करें। वही व्यक्ति आगे जाके प्रधानमंत्री कहलाने लग गया और प्रधानमंत्री के रूप में 1937 में उसको मान्यता प्रदान कर दी। अर्थात 1721 में एक परंपरा के रूप में ये पद विकसित हुआ था। उसके बाद निरंतर चलता रहा और 1937 के क्राउन मंत्री अधिनियम के अंतर्गत इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस तरह ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद भी विकसित पद है। देखिए, ब्रिटेन का संविधान विकासमय संविधान है, विकसित संविधान की श्रेणी में आता है, तो सारी संस्थाओं का इसी तरह से किसी न किसी रूप में विकास ही हुआ है। नेक्स्ट जो बात है कि प्रधानमंत्री के जो अधिकार और शक्तियाँ हैं या उसके बारे में कोई कानूनी आधार नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपनी सारी शक्तियां विषमय के रूप में प्राप्त की है, परंपराओं के रूप में प्राप्त की है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष है, विकसित पद है, विकास हुआ है इसका, और संवैधानिक आधार नहीं है, कानूनी रूप से कोई इसका आधार नहीं है। दूसरी बात जो अपन बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, इसकी नियुक्ति किस तरह से होती है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है सम्राट के द्वारा की जाती है। सामान्यतः जो पार्टी कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त करती है उसका जो नेता होता है उसको सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में सम्राट अपने विवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, दो या ज़्यादा दलों से मिलाकर बनाना होता है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। दो साझा अगर दल आते हैं या त्रिशंकु संसद कॉमन सभा में स्थिति होती है तो किसी एक व्यक्ति को अपने विवेक से बनाएगा। इसी तरह कि प्रधानमंत्री के नेता पद के बारे में एक राय नहीं हो या अचानक प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया हो तो सम्राट अपनी विवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उस समय अपनी विवेकी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। बाकी परंपरा यही है कि जो कॉमन सभा में पार्टी जीत कर जाएगी उसका जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन जब सम्राट अपनी विवेकी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तब वो ये कोशिश उनकी रहती है, सम्राट की ये रहती है कि ऐसे व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बनाए जिसको कि कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत मिल जाए या समर्थन प्राप्त हो जाए। तीसरी चीज़ प्रधानमंत्री के बारे नियुक्ति के बारे में ये होती है कि प्रधानमंत्री हमेशा कॉमन सभा से ही लिया जाता है। ब्रिटेन में एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही होना चाहिए, लॉर्ड सभा से नहीं होना चाहिए। 1902 के पश्चात कोई भी व्यक्ति लॉर्ड सभा से प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्यों प्रधानमंत्री अर्थात मंत्री परिषद कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए कॉमन सभा से ही लिया जाना उचित होगा। देखिए, ब्रिटेन में ये बहुत अच्छी परंपरा है कि कॉमन सभा से लिया जाना चाहिए, लोक सदन से लिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो राज्यसभा से भी आ जाता है, लोकसभा से भी ले लिया जाता है। तो ब्रिटेन में एक परंपरा ये भी है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। सामान्यतः जो पार्टी कॉमन सभा में जीत कर जाती है उसका जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कुछ परिस्थिति में सम्राट अपनी विवेकी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और प्रधानमंत्री जो है वो कॉमन सभा से ही लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो बिंदु है अपन देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों की जब बात करते हैं तो पहली शक्ति है मंत्रिमंडल से संबंधित शक्तियाँ। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल से संबंधित शक्तियों में देखिए, मंत्रिमंडल के सारे डिसीजन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। सबसे पहली बात होती है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, वही मंत्रियों की सूची सम्राट को देता है और वही मंत्री नियुक्त किए जाएंगे।
नियुक्ति की घोषणा सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन नाम सारे प्रधानमंत्री के द्वारा सुझाए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल का निर्माण करने वाला होता है, वही मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, वही डिसाइड करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा पद, कौन सा विभाग दिए जाना है, तो वही विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिमंडल की जब मीटिंग होती है, उसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और उसकी कार्यवाही का संचालन वही करता है। इसी तरह मंत्रिमंडल में चाहे तब परिवर्तन कर सकता है और लास्ट में मंत्रिमंडल का अंत भी कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के बीच में अगर मतभेद होते हैं तो मंत्री को त्यागपत्र देना होता है, और अगर फिर भी नहीं बात बनती है या प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी जाती है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अंत कर सकता है, वो स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। स्वयं त्यागपत्र दे देगा तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी या चली जाएगी सरकार। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का निर्माण करता होता है, संचालन करता होता है, परिवर्तन करता होता है और उसका अंत करता भी होता है। तो मंत्रिमंडल के बारे में समस्त जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। दूसरी जो शक्ति है वो है शासन प्रमुख के रूप में शक्ति, अर्थात वो शासन का प्रमुख होता है। शासन का प्रमुख होने के नाते देश की शासन का संचालन करता है। शासन की समस्त जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है, तो शासन का संचालन करता है। देश की जो नीतियाँ बनाई जाती है, नीतियों का निर्माण करता है, और जितनी भी नियुक्तियाँ होती है जो सम्राट के द्वारा की जाती है वो सब प्रधानमंत्री के परामर्श या सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो शासन प्रमुख होने के नाते देश का शासन चलाता है, नीति निर्माण करता है और राजनीतिक पदों पर सारी जो नियुक्तियाँ होती हैं उनको भी उसी के द्वारा, उसी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तीसरी उसकी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियों में देखिए मेन बजट का निर्माण है। हालांकि वित्त मंत्री करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की गाइडेंस में ही वित्त मंत्री बजट का निर्माण करता है, संसद में प्रस्तुत करता है और उसे पारित करवाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कोई भी आकस्मिक खर्च कर सकता है, इमरजेंसी खर्च कर सकता है, हालांकि बाद में उसको संसद की सहमति लेनी होती है, लेकिन सामान्यतः संसद उस पर अपनी सहमति दे देती है। तो वित्तीय शक्तियों में बजट बनाना, उसको पारित कराना और आकस्मिक खर्च करना हो सकता है। नेक्स्ट आता है विदेश संबंधों से संबंधित शक्तियाँ। प्रधानमंत्री जो है विदेश नीति का निर्माण करता होता है। मंत्रिमंडल के साथ मिलकर प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति को निर्धारित करता है। दूसरे देशों से साथ संधि या समझौते करने का कार्य किया जाता है। दूसरे देशों से मित्रता बढ़ाने के लिए सद्भावना यात्राएं करता है। इसके अलावा युद्ध और शांति के बारे में परामर्श देता है। घोषणा सम्राट करता है, लेकिन निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। तो विदेश संबंधों का संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर आता है राजा को परामर्श देना या राजा का परामर्शदाता। इसको अपन दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कि राजा और मंत्री परिषद के बीच में एक मध्यस्थ या कड़ी का कार्य भी करता है प्रधानमंत्री। देखिए, राजा को अगर शासन संबंधी किसी मुद्दे पर परामर्श या जानकारी प्राप्त करनी होती है तो प्रधानमंत्री उसको वो जानकारी प्रदान करता है। साथ ही मंत्री परिषद के अगर कोई निर्णय होते हैं तो सम्राट को बताता है, और सम्राट का कोई संदेश या कोई बात होती है तो वो मंत्री परिषद को बताता है। तो परामर्श देने का कार्य करता है, और दोनों के बीच में सेतु या कड़ी का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है उपाधियाँ प्रदान करना। सम्राट के द्वारा जो भी उपाधियाँ दी जाती है, जैसे लार्ड सभा की सदस्यता है, लॉर्ड्स की उपाधि है या पीयर की उपाधि है, वो भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पे दी जाती है। इसके अलावा अन्य जो सम्मान या उपाधियाँ दी जाती है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर ही दी जाती है। तो सम्राट जितनी भी उपाधियाँ प्रदान करेगा वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही करता है। नेक्स्ट आता है दल के नेता के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का नेता भी होता है, तो दल का नेता होने के नाते वो दल के कार्यों में भी भाग लेता है। दल संबंधी कार्य भी करता है, जैसे बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है तो उसमें भाग लेना, दल की नीति निर्धारित करना, दल के लिए प्रचार प्रसार का कार्य करना। तो इस तरह के दलीय कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। फिर आता है राष्ट्र के नेता के रूप में कार्य, अर्थात वो अपने राष्ट्र का भी नेता होता है, और राष्ट्र का नेता होने के नाते वो अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों, सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेता है और अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वो सद्भावनाएं यात्राएं करता है, विदेशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। लोक सदन के नेता के रूप में कार्य, अर्थात वो संसद में कॉमन सभा का भी नेता होता है,
और कॉमन सभा का नेता होने के नाते वो कॉमन सभा की कार्यवाही पर भी नियंत्रण रखता है। कॉमन सभा की या सदन की कार्यवाही संचालन करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो संसद में या कॉमन सभा में नीति संबंधी घोषणा करता है। वो दलीय सचेतक नियुक्त करता है जो दल के सदस्यों को गाइड करते हैं, और इसके अलावा वो लोक सदन अर्थात कॉमन सभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। तो वो अब लोक सदन का नेता होने के नाते भी इस तरह के कार्य करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए, संविधान में कहीं पर भी आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। संकटकालीन परिस्थितियों में जो है उसकी शक्तियाँ और ज़्यादा विस्तृत हो जाती है और उसके दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास आ जाती है। वैसे ही वो शक्तिशाली है, लेकिन आपातकाल में और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों का इस्तेमाल भी वो करता है। इस तरह प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री ये कार्य संपन्न करता है। दूसरी अपन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तब ये आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसकी शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जब हम आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं या ये पॉइंट आता है कि प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति बताइए, तब अपन को इस पॉइंट को भी डिस्कस करना होगा और ये पॉइंट भी एग्जाम में हमें लिखना होगा। प्रधानमंत्री की अगर वास्तविक स्थिति देखते हैं तो हम 4 बिंदु देखेंगे। सबसे पहली बात हम यह आती है कि प्रधानमंत्री जो है वो शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री क्लियर है, शक्तियों में अपन ने देखा कि वो शक्तिशाली है कि वो सम्राट की सारी कार्यपालिका शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो व्यवहार में सारी शक्तियाँ उसके पास होती हैं, लेकिन साथ में ही एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करूं कि प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, इसलिए वो शक्तिशाली है। क्यों नहीं है प्रतिबंध? क्योंकि संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री को शक्तियाँ दी ही नहीं गई। शक्तियाँ तो सम्राट को दी गई है, सम्राट के पास है, वो तो व्यवहार में इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री शक्तिशाली है। दूसरी उसकी वास्तविक स्थिति के ऊपर पॉइंट आता है कि वो समकक्षों में प्रथम है। लॉर्ड माले का ये कथन आता है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, अर्थात अपने बराबर वालों में से इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। बराबर वाले कौन होंगे? उसके मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य। तो वो समकक्षों में प्रथम है। क्यों प्रथम है? जैसा कि अभी अपन ने देखा मंत्रिमंडल से संबंधित शक्तियों में कि वही मंत्रिमंडल का निर्माण करता होता है, वही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, वही उसका कार्य संचालन करता है, वो चाहे तब उसमें परिवर्तन कर सकता है और चाहे तब मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का अंत कर सकता है। इसलिए वो समकक्षों में प्रथम है, क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ उसके पास है। इसी तरह अगर अपन ये कहें प्रधानमंत्री और मंत्री में मतभेद होने पर मंत्री को त्यागपत्र देना होता है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति अन्य मंत्रियों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिए हुए होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। तीसरी जो बात अपन यहाँ कहेंगे प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति में या मूल्यांकन में, कि प्रधानमंत्री की स्थिति के कुछ आधार होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उन आधारों पे, उन स्थितियों पर निर्भर करेगा कि वो प्रधानमंत्री शक्तिशाली है या कमज़ोर है। जैसे 4 आधार हम यहाँ पर मानकर चलते हैं प्रधानमंत्री के। सबसे पहला आधार होता है उसका व्यक्तित्व। अगर प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अच्छा है, उसको नॉलेज है, उसको कार्य करने की उसमें क्षमता है, वो क्रियाशील रहता है, कार्य करता है, एक्टिव रहता है, तो वो प्रधानमंत्री शक्तिशाली होगा। अगर उसका व्यक्तित्व ही कमज़ोर है, नामात्र, तो वो नामात्र का बनकर रह जाएगा। तो डिपेंड करता है उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसी तरह नंबर दूसरा जो आधार है वो डिपेंड करता है कि उसकी दलीय स्थिति कैसी है, उसका दलीय बहुमत कैसा है। अगर उसको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली होगा, और अगर उसका बहुमत नहीं है, वो दूसरे के समर्थन से कार्य करता है, तो वो कमज़ोर साबित होगा। तो डिपेंड करता है उसकी दलीय स्थिति पर। इसी तरह तीसरा जो आधार होता है वो होता है संसदीय बहुमत। संसद में उसका बहुमत या विश्वास है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत तक ही इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे ही संसद में बहुमत उसका विश्वास खो देता है तो वो एक नॉर्मल व्यक्ति बनकर रह जाता है। तो संसदीय समर्थन पर निर्भर करता है उसकी स्थिति कि संसद में उसका कितना समर्थन है, कितना बहुमत है। इसी तरह चौथा जो मेन है, तत्कालीन परिस्थितियाँ भी उसकी स्थिति को प्रभावित करती हैं। यदि सामान्य परिस्थितियाँ हैं तो प्रधानमंत्री कोई ज़्यादा अच्छा उभर कर नहीं आएगा,
लेकिन अगर कोई संकट है, कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, युद्ध है, कोई प्राकृतिक आपदा है, और प्रधानमंत्री अगर उसका समाधान बहुत अच्छी तरह से करता है तो उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाएगी, वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो परिस्थितियाँ भी निर्भर करती है। तो प्रधानमंत्री की शक्तिशाली होने के कुछ आधार होते हैं, उन आधारों के आधार पर उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके दल को कैसा बहुमत मिला है, संसद में उसको समर्थन मिला हुआ है, बहुमत है या नहीं है, और परिस्थितियाँ कैसी है और उसका सामना उसने किस तरह से किया। इस तरह कुछ आधार होते हैं, उनके आधार पर उसकी स्थिति निर्भर करती है। और चौथा हम पॉइंट यहाँ पे ये ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री संवैधानिक तानाशाही है। देखिए, प्रधानमंत्री जब शक्तिशाली है, हम कह रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कानूनी, और सम्राट की सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया करता है, तो ये एक बात आई तो प्रधानमंत्री क्या निरंकुश है? तब हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं है, शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो संवैधानिक तानाशाह है, अर्थात वो संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए अपना कार्य करता है, निरंकुश या मनमानी नहीं करता। प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और उन सीमाओं में रहकर वो कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें विरोधी दल, प्रधानमंत्री पर सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता है, जो सीमा होती है, वो विरोधी दल की होती है। ब्रिटेन में 2 ही दल हैं, इसलिए एक सत्ता पक्ष होता है, एक विरोधी दल होता है, और जो विरोधी दल होता है वो लगातार संपर्क रखता है, सतर्क रहता है। सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री है तो विरोधी दल भी अपना प्रधानमंत्री बना के रखता है। सत्ता पक्ष का गृह मंत्री है तो विरोधी पार्टी भी अपना गृह मंत्री नियुक्त करके रखती है, और वो गृह मंत्री को वाच करेगा, प्रधानमंत्री को वाच करेगा। तो विरोधी पार्टी हमेशा सतर्क रहती है। जैसे ही कुछ गलती की या प्रधानमंत्री ने मनमानी शुरू किया, विपक्ष उस अवसर को अपने पक्ष में बुनाने का प्रयास करता है। तो विरोधी पार्टी या विपक्ष सबसे बड़ा प्रतिबंध का कार्य करता है, सबसे बड़ी सीमा होती है प्रधानमंत्री पर। फिर आता है जनमत। प्रधानमंत्री जनमत के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ब्रिटिश जनमत जागरूक है, शिक्षित है, राजनीति में रुचि रखता है, तो ब्रिटिश जनमत के विरुद्ध भी प्रधानमंत्री कोई कार्य करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो नेक्स्ट चुनावों में उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो जनमत भी प्रधानमंत्री को नियंत्रित करता है, उसके विपरीत कार्य नहीं करता। फिर आता प्रेस या मीडिया। प्रेस या मीडिया के विपरीत कार्य भी प्रधानमंत्री नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री कोई कार्य करता है तो प्रेस या मीडिया उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो वो भी एक तरह से सीमा के रूप में काम प्रतिबंध लगाता है, तो इसका भी एक नियंत्रण होता है। फिर आता है स्वयं के दल के सदस्य, अर्थात प्रधानमंत्री के स्वयं की पार्टी के सदस्य ही उसको कंट्रोल करते हैं। असंतुष्ट सदस्य होते हैं दल में भी कुछ। प्रधानमंत्री सबको तो खुश नहीं रख सकता, मंत्रिपरिषद में नहीं लेता है तो वो नाराज़ हो सकते हैं या और किसी कारण से। तो जो असंतुष्ट सदस्य होते हैं वो भी इस तरह से एक प्रतिबंध का कार्य करते हैं और उसकी कमियों को उजागर करते हैं, तो वो भी प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरह होती है परंपराएं। ब्रिटिश परंपरा जो बनी हुई है उसका अनुसरण प्रधानमंत्री को भी करना पड़ता है, उस परंपरा को नहीं तोड़ा जा सकता वहाँ पर, और उस अभिसमय या परंपरा के अनुसार ही प्रधानमंत्री को कार्य करना पड़ता है। इसी तरह संसद, सबसे बड़ा और नियंत्रण होता है संसद का। संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो अगर सही ढंग से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कार्य नहीं करते तो अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उसको हटा सकते हैं और गवर्नमेंट गिर सकती है। तो संसद भी उसको कंट्रोल करती है, प्रश्न पूछती है, पूरक प्रश्न पूछती है, काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कंट्रोल करती है। इसी तरह से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी इसको कंट्रोल करते हैं। प्रधानमंत्री देखिए सारे कार्य स्वयं अकेला नहीं करता है, वो अपने मंत्रिमंडल के मुख्य सदस्यों से परामर्श लेके उनकी सहमति से कार्य करता है, अकेला कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। तो वो जो अन्य सदस्य होते हैं वो भी उसे सही राय देंगे, वो भी उसे कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता। और एक और है जैसे कि राजनीतिक संस्कृति। ब्रिटेन की जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति है, वो सीमाओं में रहते हुए कार्य करने की होती है, तो वो अपनी राजनीतिक संस्कृति के अनुसार ही कार्य करेंगे, उसके विपरीत कार्य वो लोग नहीं करते हैं। इस तरह ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली तो है लेकिन निरंकुश नहीं हो सकता है, उसके ऊपर ये सीमाएं होती हैं, इन सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही वो अपना कार्य करता है, विधि के शासन के अनुसार ही वो कार्य करता है, इसलिए उसको हम संवैधानिक तानाशाही कह सकते हैं। धन्यवाद।